तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम सर्वर के बारे में आगे नेटवर्क के बारे में समझते हैं। तो हमारे चैनल के अंदर मैंने आपको सर्वर या सर्वर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, नेटवर्क में इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम्स होता है। तो हम दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सर्वर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट है सर्वर का, नेटवर्क का भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सर्वर हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि सर्वर हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, सर्वर हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो है एंटर करनी पड़ती है, जिनमें हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, हमारा एसएमपीएस हो गया, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर कंट्रोल वगैरह, बायोस वगैरह हो गया, फिर और भी बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह, जीपीयू वगैरह हो गया, फिर हमारी सिस्टम्स के साथ जुड़ने वाले और भी बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सर्वर हार्डवेयर की वीडियोस जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं सर्वर नेटवर्क के बारे में, तो सर्वर नेटवर्क पढ़ना है तो पहले आपके पास पूरा नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, जिसको नेटवर्क प्लस बेसिक वीडियोस मैंने आपको बना चुका हूँ आपके लिए। तो मैं आपको ये सभी कुछ ये बना चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, ओके, एन प्लस नेटवर्क के अंदर। तो बेसिक जो है सर्वर के नेटवर्क से सीखने से पहले नेटवर्क का बेसिक आपको होना चाहिए। तो इसकी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारी चैनल के अंदर। तो जितने भी हमारे डिवाइसेस वगैरह होते हैं, रैम के हमारे जिस तरह से हार्डवेयर की बेसिक होती है, उस तरह से नेटवर्क का बेसिक जो है एन प्लस है। तो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से कनेक्शंस वगैरह होते हैं, केबल्स कौन से होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने दे दी है जानकारी। अब इसको में हम एडवांस लेवल पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि CCNA है। तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर CCNA मैंने आपको समझाया था कि कौन से और कितने तरह की टेक्नोलॉजी, और CCNA के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी सर्वर के स्टार्ट करने से पहले, सर्वर को यूज़ करने से पहले हमें स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर हार्डवेयर फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सब कुछ जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो CCNA के अंदर प्रैक्टिस बताया है, कनेक्शंस वगैरह बताया, IP एड्रेस देना बताया है, कोई भी कनेक्टिविटी या केबल्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो भी बताया था, ट्रबल शूटिंग्स वगैरह बताया था, प्रॉब्लम आती है तो कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, उसको चेक करना है, ओके। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि CCNA के अंदर के किस तरह से कम्युनिकेशन हो, सब कुछ जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह जो होती है मैंने बताया था। सिंपल नेटवर्क मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन करते हैं, जिसका इंटरनेट क्रॉस केबल। तो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए, इन सभी वीडियोस की जानकारी मैंने आपको दी थी। सिंपल नेटवर्क बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्विच के कनेक्शन, इसको कहते हैं इंट्रानेट, ऑनलाइन नेटवर्क भी हम कहते हैं, ओके। तो इसका भी मैंने बताया था। सिंपल नेटवर्क के अंदर हमारा जो सिस्टम होता है, या फिर हमारा नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस वगैरह मैंने आपको समझाया था, ये बहुत कुछ मैंने आपको बताया था, ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी CCNA के टॉपिक के अंदर मैंने आपको इस वीडियो को प्रैक्टिकल करके बता चुका हूँ, और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है कोई भी सर्वर बनाते हो तो ये जो है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर ये सब कुछ बताया था कि अगर सिंपल सा आप 10 कंप्यूटर का सर्वर कंट्रोल बनाना चाहते हो तो कैसे होता है, ओके। ये टोटल मैपिंग करके आपको सब कुछ मैंने समझाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। तो इन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। फिर हाइब्रिड वगैरह समझाई थी, ओके, क्योंकि हमारे स्टैक नेटवर्किंग करते हैं या स्टैक कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो हमारी चीज़ें, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हम कनेक्शंस वगैरह, फायरवॉल वगैरह कैसे लगाते हैं, कनेक्टिविटी कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सब कुछ जो है मैंने आपको बताया था। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। पिछली 3 जितने भी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईथरनेट पोर्ट है आपके सामने, SFP पोर्ट मिल रहा है आपके सामने, जो है SMPS वगैरह मिलती है।
आज हमारा जो वीडियो है वो हमारे सामने सर्वर नेटवर्क और सर्वर नेटवर्क के स्विचेस के डिवाइसेस के बारे में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको समझाया था। तो जितने भी हमारे सर्वर्स हो या जितने भी हमारे नेटवर्क हो, जितने भी हमारे डिवाइसेस हो, इन सभी की जो जानकारी है, जब कि जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के अंदर हम डिवाइसेस लगाते हैं, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है कि नेटवर्क और उसका स्विचेस वगैरह उसके साथ डिवाइसेस जॉइंट होते हैं, तो फिर वो किस तरह के होते हैं, कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे और कब लगाए, पहले सर्वर बनाए या फिर नेटवर्क करें या फिर क्या करें। तो इसी के बारे में ही मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। पिछले 3 वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले आप जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ले, जिनमें जीमेल हो गया, डोमेन वगैरह हो गया, हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, लीगल वर्क फॉर्मेलिटी जो गवर्नमेंट की अप्रूवल वगैरह होते हैं वो। फिर 5वीं चीज़ हमारे जो जितने भी हमारे सर्वर रूम्स के अंदर कनेक्टिविटी कनेक्शंस वगैरह होती है वो मैंने आपको समझा दिया था। तो सर्वर बेसिक का प्लेलिस्ट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने उसकी सारी चीज़ें समझाई हुई है। सर्वर नेटवर्क की हम बात करें तो सर्वर नेटवर्क की बारी फिर बाद में आती है कि आपकी बिल्डिंग अच्छी तरह से बन जाती है, उसके अंदर पावर कनेक्शन वगैरह कर लेते हो नेट, ओके। फिर बाद में वहाँ से आप जो है शुरुआत करते हो नेटवर्किंग वगैरह या नेटवर्किंग स्विचेस वगैरह। ओके, इस तरह की स्विचेस होती है, मैनेजेबल स्विचेस होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एक बजट के अंदर, किस तरह के बजट के अंदर आप स्विच बना रहे हो या डिवाइसेस या नेटवर्क बना रहे हो। ओके, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सी कब चीज़ें लेनी है, किस तरह से लेनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसी के अंदर। तो ये जो चीज़ें जो होती है, अगर आप पहले से उसकी लिस्ट बनाकर परफेक्टली नहीं निकलते तो वो जो है वो आपके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, समझते हैं नेटवर्क और स्विचेस की डिवाइसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अभी मैं कह देना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोस है और बेसिक सर्वर प्लेलिस्ट काफ़ी देखना ज़रूरी है। तो इसके बिना कभी भी जो है वो ये प्लेलिस्ट या हार्डवेयर की प्लेलिस्ट ऑन मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिक सर्वर की प्लेलिस्ट आप देखिए, उसके अंदर जितने भी वीडियोस है कंप्लीट समझे, उसके बाद इसे शुरुआत करें। तो चलिए हम सर्वर्स के बारे में समझते हैं और सर्वर के अंदर इस नेटवर्क और स्विचेस और उसके साथ डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो किस तरह से हमें सेलेक्टिविटी करनी होती है बेस टू बेस। तो इन सभी वीडियोस को देखो ध्यान से, पार्ट वाइज वगैरह पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे नेटवर्क एंड स्विचेस डिवाइसेस के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है।
तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि आपके सामने देख सकते हो कि ये स्विचेस हुई है। ओके, तो यहाँ पर 48 पोर्ट की स्विच आपके सामने, ऊपर से 4 और पोर्ट है। तो 48 और 4 कितने हुए, 52 हुए। और ऊपर से ये जो है 55, ये एक पोर्ट है। ये स्विच जो है रेपोटेक कंपनी के हैं। ओके, रेपोटेक। और ये स्विच के अंदर 55 पोर्ट है, ऑलमोस्ट जितने भी है 48, फिर ऊपर से 52 टोटल 53। तो 53 और एक हमारा कनेक्शन होता है बहुत पीछे की ओर पावर। मैंने आपको बताया था स्विच को पावर चाहिए तो पावर का कनेक्शन हम यूपीएस के साथ से लेते हैं। अब स्विच जो होते हैं हम लेते हैं ऐसी स्विच लेते हैं क्योंकि हमें स्विच जितनी फास्ट होगी सर्वर की उस तरह से हमें लेनी होती है। तो ये जो देख सकते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी है। ओके, अब पहले जो इतनी टेक्नोलॉजी होती थी कि ये जो मैंने आपको बताया था CCNA में खास बताया था, मैंने आपको ये चीज़ नेटवर्क के अंदर भी समझा दी। 4 पोर्ट होते हैं, वो स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए होते हैं। ओके,
और ऑलमोस्ट जितना आप ट्रंक पोर्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ से इसको ट्रंक पोर्ट भी आप बना सकते हो। ओके, ये मैनेजेबल पोर्ट वगैरह होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि ये फाइबर पोर्ट है। ओके, फाइबर कनेक्शन की पोर्ट है। पहले जो होता था इसके अंदर भी RJ45 ही पोर्ट होते थे, 4 पोर्ट। लेकिन स्विच के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण, लोड ज़्यादा होने के कारण जल्द से जल्द एक ट्रैफिक निकल कर दूसरे स्विच में चली जाए, इस वजह से जो है हम जो है इस फाइबर कनेक्टिविटी पोर्ट रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है स्विच जब भी जो है सभी के अंदर ये चीज़ एंटर होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ईथरनेट पोर्ट कनेक्टिविटी है, ये देखते ईथरनेट पोर्ट है। जितने भी ईथरनेट पोर्ट है यहाँ पर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो ईथरनेट कनेक्ट मतलब कि कॉपर कनेक्टिविटी है। ओके, कॉपर कनेक्शन है, कॉपर सिस्टम से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि कॉपर कनेक्टिविटी के अंदर अगर एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं फाइबर कनेक्टिविटी यही चीज़ मैं यूज़ करूँगा, फाइबर यूज़ करूँगा, SFP टेक्नोलॉजी। मैंने आपको नेटवर्क के कोर्स के अंदर समझाया SFP के बारे में, और CCNA में भी समझा दिया है। ओके, यह चीज़ ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दी थी। अब हम बात करते हैं स्विच के अंदर। यहाँ पर ओके स्विच है ये। अब स्विच जो है वो डिवाइस आज भी यूज़ होता है, राउटर भी आज यूज़ होता है, ब्रिज कुछ ही जगह पर यूज़ होता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूँ कहे कि कुछ दो डिवाइस के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है तब ब्रिज यूज़ होता है। गेटवे भी एक तरह का सिस्टम है, ऑलमोस्ट जो है राउटर का ही काम कर लेता है, लेकिन कुछ ही जगह पर ऑलमोस्ट ये यूज़ होता है। हब आज के टाइम के अंदर USB हब यूज़ हम करते हैं, USB हब सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर हब यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश की तो वो जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम नेटवर्क के अंदर हब को, इस टेक्नोलॉजी को है अब डिनाई कर देते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी है 2001 के बाद ही जो है सिस्टम को बंद कर दिया गया है। रिपीटर आप देख सकते हो, कुछ जगह पर रिपीटर यूज़ होते हैं। ऐसे रिपीटर जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है कुछ जगह पर हमारा डेटा जो है लो कैटेगरी का मतलब कि वीक हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो है रिपीटर लगा देता है, तो फिर उसको फिर पावरफुल बना कर आगे बेच दिया जाता है। मैंने आपको समझा था। NIC कार्ड में आप सर्वर में हमेशा NIC फाइबर NIC कार्ड यूज़ करोगे, फाइबर कनेक्टिविटी यूज़ करो। और NIC जो इनबिल्ड हमारे पहले से ही हमारे जो है हर कंप्यूटर के अंदर ये होता है ये। ओके, मॉडेम कुछ ही जगह पर यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है डिवाइसेस आपको ये ऑलमोस्ट हर जगह पर देखने को मिल ही जाएंगे। अब इसके अंदर जो है पुराने टाइप के डिवाइसेस है, पुराने सिस्टम्स है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस NLB नेटवर्क लोड बैलेंसर डिवाइसेस आ चुके हैं, मॉड्यूलर राउटर आ चुके हैं, DSL तो राउटर है ही, वायरलेस वाला राउटर। फिर आपको डायल अप कनेक्शन राउटर्स आ चुके हैं, बहुत पहले के 2003 से ही आ चुके हैं। फिर ऊपर से आप देखोगे कि नेटवर्क लोड बैलेंसर डिवाइसेस, हार्डवेयर फायरवॉल डिवाइसेस, बहुत सारे जो है डिवाइसेस आ चुके हैं। तो जो है नेटवर्क के अंदर मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया है। अब रही वायरलेस कनेक्टिविटी या वायरलेस सिस्टम्स की, जो जितने भी है वायर पर चलने वाले कनेक्शन जो है इसको छोड़कर से ओके, इसको भी वायर कनेक्टिविटी चाहिए होती है जब पहली बार DSL जो हम लगाते हैं तो। ओके, अब वायरलेस के अंदर भी आपको जो है देखना होता है कि आपका जो मेन सिस्टम जो होता है वहाँ जो आपकी अलग अलग तरह की कनेक्शन या डेटा या सेंडिंग करना या रिसीव करना है, जो भी आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वो टावर की साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है कितनी लंबाई है। तो ऑलमोस्ट जो है कंपनी या गवर्नमेंट होती है 110 फुट अलाउ करती है। ये डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की कौन से एरिया में किस तरह की अलाउ है। टावर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको वायरलेसली डेटा भेजना है, बिना एक जगह से आपको वायर भेजे तो आपको वायरलेस टावर यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब हम आगे जाते हैं। एक तो हमारे स्विच जो होती है, दो टाइप की स्विच होती है, एक होती है मैनेज स्विच और दूसरी होती है अनमैनेज स्विच। मैनेज स्विच मैंने आपको बता दी है, अनमैनेज स्विच बता दी है, तो वो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाना होगा और समझना होगा स्विचेस की कैटेगरी के बारे में। दूसरा आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है, सेटिंग्स करना है, तो वो जाएंगे सिस्को के अंदर। ओके,
तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके स्विचेस देख सकते हो, ये स्विचेस के टाइप हैं। ये स्विचेस के टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अलग अलग टाइप्स हैं। अभी यहाँ पर ये वाली जो देख सकते हो, यहाँ पर स्विच अलग टाइप्स की है। यहाँ पर देख सकते हो ये स्विच हमारी फाइबर स्विच है, ये फाइबर कनेक्शन के लिए है। और ये देख सकते हो ये इथरनेट है, ओके। लेकिन ये जितने भी स्विचेस है क्या है, मैनेजेबल स्विच है, अपने तरीके से सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने तरीके से इसके अंदर कनेक्शन फंक्शंस वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अनमैनेजेबल स्विच जो होती है, इसके अंदर कोई भी जो है पॉसिबल नहीं होता है। वो जहाँ से कंपनीज बनती है वहाँ से उनका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पहले से इनबिल्ट आता है, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो ये इसके अंदर रीप्रोग्रामेबल सिस्टम नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर रीप्रोग्रामेबल कर सकते हो। स्विच का एक डेमो देना चाहता हूँ। देख सकते हो कि हमारा जो भी हो स्विच, कोई भी स्विच हो, उसकी पोर्ट जो होते हैं, पोर्ट का मतलब होता है यहाँ पर पिन जो कनेक्शन लगता है, कनेक्टर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्ट, ओके। तो ये पोर्ट जो होता है, और दूसरा पोर्ट होता है प्रोग्रामिंग पोर्ट, ओके। तो एक फिजिकल पोर्ट आप स्विच के अंदर देख सकते हो आप, ओके। और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पोर्ट, या डिवाइसेस के अंदर पोर्ट होते हैं, ओके। तो यहीं से हमारा डेटा एक्सेस करना, सेंड करना, रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेशन करना, डेटा भेजना, और भी बहुत कुछ जो होता है वो यहीं से होता है, ओके। तो पूरा मेन सिस्टम जो है सर्वर्स के अंदर, मास्टर स्विच के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी स्विच जो है यहाँ से कनेक्ट किए हुई, जिसका नाम दिया गया स्विच 2, फिर स्विच 3, ऐसे करते आप जितने भी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, ओके। ये स्विच है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है इसका पूरा नेटवर्क किस्सा है। मैंने को अगर अपने नेटवर्क की प्लेलिस्ट कंप्लीट पढ़ी होगी, फिर नेटवर्क की पूरी जानकारी होगी आपके पास, जिनके पास है उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं है तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, समझिए। CCNA पढ़िए, CCNA में बेहतर तरीके से मैंने समझाया है, विलेन वगैरह बहुत कुछ। और हमने सर्वर्स के अंदर बात करें तो सर्वर्स के अंदर भी मैंने आपको पिछले 3 वीडियो के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट समझाया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये मेन मास्टर स्विच है, उसके अंदर फिर दूसरे स्विच है, ओके। मेन मास्टर स्विच में ही हम सर्वर्स लगाते हैं, ओके। राउट यहाँ पर एक गलती लोग बहुत करते हैं कि जैसे इंटरनेट कनेक्शन हमारे मेन राउटर के अंदर है, ओके, फिर डायरेक्ट हम स्विच के अंदर दे देते हैं। ये कभी मत करना, बीच में फायरवॉल डिवाइस लगाना ज़रूरी है। फायरवॉल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। मैं PFSense यूज़ करता हूँ, ओके, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ये फायरवॉल जो होता है वो हमें बताता है कि आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें कनेक्टिविटी करनी होती है, वो सब कुछ हम फायरवॉल के अंदर रूल के हिसाब से हम एंटर कर देते हैं। फिर वहाँ से हमारा डेटा से, फिर वहाँ से कनेक्शन हम स्विच के किसी 2 पोर्ट में या सिंगल पोर्ट में जो होता है वो आप इसे अपने हिसाब से कनेक्शन करते हो। तो हमारा जो ये स्विच है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेवल कनेक्टिविटी आप सामने दे सकते हैं, ओके। अब ये जो है हमारा एक कनेक्शन जो है हमें वायरलेसली कोई यूज़ करना है, तो हम जो एक राउटर रखते हैं, DSL राउटर। सभी को जो IP एड्रेस होता है, सभी के पास IP एड्रेस होना इम्पोर्टेंट होता है, ओके। IP एड्रेस के बिना कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, ओके। ये मास्टर स्विच जो होती है, मैनेजेबल स्विच होती है, उनको भी IP एड्रेस उनका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अगर मुझे स्विच के अंदर कंसोल पोर्ट के पास नहीं जाना है, ओके, मुझे खुद ही इसका IP एड्रेस एंटर कर किसी भी कंप्यूटर के थ्रू मुझे स्विच को या फिर सर्वर को यूज़ करते हुए स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, सेटिंग्स चेंज करनी है, तो मैं कर सकता हूँ, ओके। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप मैनेजेबल स्विच लेते हो और सर्वर हम बनाते हैं तो क्या हम करेंगे, पहली बात तो ये है। तो मैनेजेबल स्विच लेनी है और मैनेजेबल स्विच आपने ली है तो मिनिमम मैं कहूँगा कि 3 लो आप, ओके। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो कहने का मतलब है कि मैनेजेबल स्विच जो है वो बेहतर होती है। तो जब आप स्विच लेकर आते हो तो रैक जो है आपका कंप्लीट है, ओके। रैक की फीडिंग वगैरह आपने कर ली है। सर्वर के रूम के अंदर कहाँ पर आपको सर्वर रखना है या फिर जितने भी डिवाइसेस है
उसकी आपने अच्छी तरह से प्लानिंग कर ली। अब स्विच को रैक के ऊपर फिट करने से पहले जितने भी केबल या कनेक्शन आते हैं उसके ऊपर लेबल लगाया होना चाहिए। दूसरी स्विच का भी आपके पास कनेक्शन आता है, ओके, उसी सर्वर रूम के अंदर। तो सर्वर रूम के अंदर बहुत सारे जो है बाहर के जितने भी कंप्यूटर, बाहर के जितने भी स्विचेस डिवाइसेस के केबल्स आते हैं वो आपके स्विचेस के अंदर आते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि मैनेजेबल स्विच। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, ओके। तो मिनिमम 3 तो स्विच आपके पास मैनेजेबल स्विच होनी चाहिए। और हर एक स्विच की पोर्ट जो होती है 48 पोर्ट, ओके, 48 पोर्ट होती है, ओके। और इसकी स्पीड जो होती है मिनिमम, ऐसी स्विच लो अगर आपके पास बजट नहीं है और इथरनेट यूज़ करें तो 1 GB तो रखिए। और मार्केट में आज भी जो है 10 Gbps की भी स्विच जो है इथरनेट की मिलती है, ओके, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 1 Gbps यूज़ करते, तो ऐसा नहीं कि सभी पोर्ट के अंदर 1 Gbps मिलेगा। 1 Gbps इन 48 पोर्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फिर जैसे जैसे कंप्यूटर बंद होंगे उसकी स्पीड जो है वो और आगे को उनको आगे मिलेगी, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैनेजेबल स्विच अगर लेनी है तो आपको सिस्को की मैं सजेस्ट दूंगा। सिस्को का अच्छा बढ़िया नेटवर्क मिलता है। दूसरा जो है D-Link है, तीसरी जो है नेटगियर है, ओके। इन 3 ब्रांड जो होती है बेहतर तरीके से काम करती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिस्को के अंदर अच्छी आपको फीचर्स मिलती है। सिस्को की स्विच बेहतर आज के टाइम के अंदर मानी जाती है, क्योंकि सिस्को जो है 1986 से ही इस लेवल्स के अंदर काफ़ी काम आती है। डायनामिक प्रोटोकॉल और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी इसमें बहुत सारे डिवाइसेस सिस्को के थ्रू ही बने हुए हैं और उसी के थ्रू जो है यहाँ पर ये सिस्टम जो है बनी हुई है। तो यहाँ पर मिनिमम इथरनेट पोर्ट जो है 1 Gbps आपको मिलती है, ओके। ये 3 स्विचेस मैंने आपको कही, ओके। अब 3 स्विच जो है क्या है, तो 3 स्विचेस को पहले आपको कैटलिस्ट बनाना, स्टैक नेटवर्किंग बनाना है। ये डिपेंड है आपकी सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर दोनों एक भी हो सकते हैं या 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैनेजेबल स्विच जो होती है वो क्या है, ओके। मैनेजेबल स्विच की टेक्नोलॉजी क्या है, मैनेजेबल सिस्टम का वर्कआउट क्या है। तो सिस्टम जो होती है हमारी, कोई भी स्विच की टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर स्विच की जो नेटवर्क होती है, तो मैनेजेबल स्विच जो होती है, हमारा स्विच जो होता है वो ऐसे नहीं होता, ओके। देखिए ध्यान से देखिए कि स्पीड जो होती है वो हमारी मेन इम्पोर्टेंट होती है स्विच के अंदर। दूसरी इसकी सिक्योरिटी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो यूँ कहीं कि हमारा जो है 1 Gbps पर सेकंड जो है हमारा पोर्ट होता है, ओके। तो जितनी भी हमारी जो स्विच होती है, ओके, पहले आपको लाना है स्विच, टेबल पर रखनी है, वहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट करना है, स्विच को पावर देना है, उसके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हो सके तो 3 कनेक्शन करके स्टैक नेटवर्किंग बना लो। सब कुछ जो है सेटिंग्स करने के बाद ही फिर स्विच को लगाना होता है रैक के ऊपर, ओके। तो स्विच जो होती है वो 48 फीट पोर्ट की आप लेते हो, आपका बजट कम है तो इस हिसाब से आप स्विच ले सकते हो। अब यहाँ पर ये सिस्को जो है, ये आपके सिस्को की स्विच जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी यूँ कहे कि 48 पोर्ट और फिर आपको 49, 50 पोर्ट, ये 50 पोर्ट इथरनेट पोर्ट है और साइड पर फाइबर ऑप्टिकल स्विच है। ये दोनों पोर्ट जो है अगर आप इथरनेट से स्विच करना चाहते हैं, फाइबर से फाइबर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्विच का जो होता है कंसोल पोर्ट में आप कनेक्शन करते हो, फिर इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करते हो, बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, तो ये सब कुछ जो है स्विच को रैक पर लगाने से पहले हम करते हैं, ओके। और अगर 3 स्विच लेकर आए तो तीनों को स्टैक नेटवर्किंग करने के बाद ही जो है कनेक्शन हमें करना होता है, ओके। तो अगर कोई भी इथरनेट यूज़ करते हो तो इथरनेट की स्विच जो है मिनिमम 1 Gbps तो होनी चाहिए। मार्केट में 100 Mbps के भी मिलते हैं, मार्केट के अंदर 500 Mbps के भी मिलते हैं, लेकिन 1 Gbps मिनिमम तो होनी ही चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आप इथरनेट यूज़ कर रहे हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काफ़ी स्लो होता है, ओके।
लोड बढ़ता है 3 गुना। एक तो सर्वर का लोड बढ़ता है, एक हमारे एम्प्लॉय वगैरह हमारे डिवाइसेस का लोड बढ़ता है, और तीसरा बाहर से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर दूसरे ब्रांचेस की कनेक्टिविटी होती है वो लोड बढ़ता है। ओके, तो ये जो है स्विच इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर जो है 2 Mbps का स्पीड हो जाएगी, 1 Mbps की स्पीड हो जाएगी। क्योंकि मास्टर स्विच किसे कहते हैं कि जो सर्वर के साथ जुड़ी होती है, सर्वर के साथ और भी बहुत 2 और स्विच मिनिमम होती है, तो टोटल 3 स्विच हुई। तो वो जो मास्टर स्विच है उसको पावरफुल रखना ज़रूरी होता है। ओके, तो अगर हम स्टैक नेटवर्किंग करते हैं, स्टैक सिस्टम करते हैं, तो वो स्टैक नेटवर्किंग की आपके पास जो है यू कहे कि कैपेसिटी या उसके पास पीछे की ओर पोर्ट होता है। ये नेटवर्क के अंदर मैंने आपको समझाया था। विलेन क्रिएट करना है, आईपी एड्रेस वगैरह, जो स्विच को भी एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे स्विच को जो है किसी और कंप्यूटर पर बैठ यहाँ पर बैठे मुझे जो है बिना स्विच को हमारे सर्वर के अंदर जाने के बजाय आप चाहते हो कि बाहर से स्विच को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो उस स्विच का आईपी एड्रेस डालो, यूज़र नेम पासवर्ड डालो और स्विच को एक्सेस करो। तो स्विच 2 तरह की मैनेजेबल स्विच मैंने आपको बताई थी। पहला होता है कमांड लाइन सिस्टम, ओके, जिसमें हम जो पोटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है हमारा GUI बेस। आज के टाइम के अंदर जो स्मार्ट स्विचेस होती है या फिर मैनेजेबल स्विच होती है, ग्राफिक्स वाली स्विच आ चुकी है। ओके, ग्राफिकल सिस्टम्स आ चुकी है, जिसके अंदर आपको जो है आईपी एड्रेस डालो, स्विच को एक्सेस करो और सेटिंग्स वगैरह जो भी चेंज करनी है कर सकते हो। फिर आगे हम देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन पहले करना होता है, उसका पावर कंप्लीट, उसका बैकअप सेटिंग्स भी लेना, जो भी हमने सेटिंग्स की उसका बैकअप भी हमें लेना ज़रूरी है। ओके, तो एक USB पेन ड्राइव या तो फिर इसकी जो जितनी भी फाइल्स है उसका एक कॉपी हमारे सिस्टम्स के अंदर रखते हैं। ओके, ताकि अगर ये वाली स्विच जो है बिगड़ जाए तो दूसरी स्विच के अंदर जो है हमने जो बार बार हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा USB पेन ड्राइव डालो, पुटी सॉफ्टवेयर या ग्राफिक्स से एक्सेस करो और रिस्टोर बैकअप करो, तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ सेम इसी तरह से काम करना शुरू करेगा। ओके, तो हम यूज़ करते हैं फाइबर। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा फाइबर मैनेजेबल स्विच यूज़ करो। ईथरनेट तो मैं मना ही कर रहा हूँ, अब भी मैं मना कर रहा हूँ। ईथरनेट स्विच, ये जो वाली स्विच होती है, आप ईथरनेट स्विच यूज़ करो, लेकिन बाहर की ओर यूज़ करो। सर्वर के बाहर के जो कनेक्शंस होते हैं उसके अंदर यूज़ करो। तो फाइबर मैनेजेबल स्विच जो होती है वो स्विच की सर्वर के रोम के अंदर यूज़ करो। ओके, इससे होता क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा, सर्वर को रिलायबल होगा, सर्वर को डैमेज नहीं होगा, क्योंकि सर्वर जो है उन सभी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो काम काफ़ी इजी तरीके से, परफेक्ट तरीके से चलता है। तो ये फर्स्ट नेटवर्क स्विच आप रखो, मैनेजेबल स्विच, मतलब कि फाइबर मैनेजेबल स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ इस तरह से आपके सामने। अब फाइबर ऑप्टिकल स्विच है, फाइबर कनेक्शन से, तो अगर आप स्विच लाते हो तो इसको भी जो है मिनिमम 3 स्विच रखो, इसको भी स्टैक नेटवर्किंग बनाओ। लेकिन यहाँ पर बनाने के बाद याद दे सकते हो, यहाँ पर सिस्को की स्विच है, और ये जितने भी फाइबर कनेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर अब ये पोर्ट क्या है, QSFP पोर्ट। ओके, अब SFP पोर्ट से बेहतर QSFP पोर्ट होता है, तो इससे भी बहुत बढ़िया आपके पास बजट है तो QSFP स्विच लो। ओके, QSFP स्विच जो होती है बेहतर होती है SFP स्विच से भी बेहतर। तो अगर ये स्विच जो है आपको 30,000 या 35,000 के आसपास मिलती है सिस्को की, तब फाइबर लेते तो फाइबर की 40,000 या 42,000 की मिलती है, और आपके पास बजट और भी अच्छा है और आप चाहते हो कि परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो QSFP की आपकी स्विच मिलती है 60 या 50,000 के आसपास मिल जाती है। सिस्को की थोड़ी महंगी होती है। ओके, लेकिन QSFP जो होती है वो काफ़ी एक तरह की है कि ये पोर्ट मिलते हैं। उसके अलावा QSFP मॉड्यूलर लाना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर सिर्फ हमें 30-40 रुपये का जो कनेक्टर होता है हम RJ45 ईथरनेट का हम ग्रिपिंग करके बना सकते हैं, लेकिन QSFP और SFP के अंदर SFP मॉड्यूल यूज़ होते हैं। ओके,
SFP मॉड्यूल मैंने बताया था क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर भी 48 पोर्ट आप यूज़ करो। मिनिमम ये SFP पोर्ट लेते हो तो इसकी SFP जो लेते हो वो 10 GB की होनी चाहिए, 10 GB की ये SFP आपको अलग से लेनी ज़रूरी है। अब ये 10 GB की SFP कहाँ पर यूज़ करनी है, तो इसी जगह पर जैसे कि राउटर हो गया हमारा, एक और स्विच हो गया, और अगर जहाँ पर सर्वर लगाना है तो सर्वर के अंदर SFP 14 GB की भी SFP आती है। ओके, 14 GB की SFP भी आती है, ऐसा नहीं कि 10 GB की है। तो 40 GB की जितनी भी ज़्यादा स्पीड होगी, जितना अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो बेहतर तरीके से आपका SFP यूज़ होता है। ओके, और इसके अंदर आप सिंगल मोड रखना चाहते हैं, मल्टी मोड रखना, डिपेंड है आपके ऊपर। अब अगर हम देखते हैं QSFP की टेक्नोलॉजी या QSFP स्विच या QSFP की हम कनेक्टिविटी हम करते हैं, तो ये QSFP है। ओके, तो QSFP जो स्विच होती है तो QSFP के लिए अलग से QSFP आती है, उसकी स्विच, उसके भी जो है अलग अलग कनेक्शन होते हैं। ओके, तो अगर आप QSFP रखते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, उसकी भी जो है आपको अलग से QSFP की, SFP की तरह ही QSFP का सिस्टम्स आते हैं, उसके भी अलग अलग कनेक्शन आते हैं। ये बेहतर से बेस्ट आज के टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम की यूज़ होती है। ये 200 GB तक भी जा सकती है, इसकी स्पीड 150 GB तक भी जा सकती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर सर्वर रखे होते हैं, राउटर रखे होते हैं, फिर दूसरी और जगह पर हाई लेवल की जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर हम रखते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ओके, फाइबर राउटर जो होते हैं, कनेक्शन जो होते हैं, फाइबर राउटर किसे कहते हैं, अगर आपके पास राउटर है तो उसको भी फाइबर में लेकर आओ, फाइबर कनेक्शन ही करो। ईथरनेट पर जाओगे तो फिर उसका ये क्या होगा कि अगर ये 10 Gbps चल रहा है, ये 40 Gbps चल रहा है, लेकिन राउटर में जो हो जाता है तो फिर 1 Gbps हो गया, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर वही चीज़ कि 1 Gbps की स्पीड वहाँ पर राउटर से कम होकर आती है। तो फाइबर राउटर है, उसका इंटरनेट स्पीड आपका 1 Gbps है या 5 Gbps जो भी हो, लेकिन फाइबर राउटर रखोगे तो फाइबर कनेक्टिविटी आगे जाके बेस्ट से बेस्ट आप जो है यूज़ कर सकते हो अपना कनेक्टिविटी कनेक्शन। नेक्स्ट है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, इसको भी जो है इसका भी कनेक्शन जो है आप फाइबर ही रखें। ओके, ऑलमोस्ट जितना भी नेटवर्क है वो फाइबर पर रखो। तो फाइबर कनेक्शन का जो सिस्टम जो आप यूज़ करते हो या इंटरनेट यूज़ करते हो या तो मिनिमम आपको मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम 10 से 14 Gbps की SFP वाला सिस्टम ही रखें और चेक करें कि उतनी स्पीड मिल रही है कि नहीं मिल रही। ओके, तो कैसे चेक करोगे, तो एक कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट करोगे, दूसरा कंप्यूटर किसी भी पोर्ट के अंदर कनेक्ट करोगे, IP एड्रेस दिया और आप अपने 100 GB का कोई डेटा है तो वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, तो वो दोनों के अंदर जो है स्पीड देखनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। स्विच को रैक पर डालने से पहले फिर से कह रहा हूँ कि कंसोल पोर्ट में कनेक्शन करना है और कम्प्लीटली आपको सेटिंग्स कर लेनी है। ओके, देख लेना है कि इसको विलेन बनाना है, किसको जो है में टैग नेटवर्किंग करनी है या नहीं करनी है, सब कुछ जो है कंसोल पोर्ट की सेटिंग्स करने के बाद फीचर ऐड करने के बाद प्रोटोकॉल एंटर करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है एंटर करनी ज़रूरी होती है। ओके, ये आपके सामने देख सकते हो कि ये SFP है। ओके, ये SFP है आपके सामने, जितने भी SFP है, SFP मॉड्यूल है, SFP की सिस्टम्स जो है आप देख सकते हो, जितने भी SFP यहाँ पर लगते हैं। ओके, ये आपको ऑलमोस्ट जो है ये जो है कॉन्फ़िगर ऐसे हम करते हैं, टेबल होता है, टेबल के ऊपर हम स्विचेस रखते हैं, कंप्लीट जो भी हमारी लिस्ट होती है उस लिस्ट के हिसाब से हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो SFP की टेक्नोलॉजी, SFP के लेवल्स वगैरह जो है आपको दे सकते हो। तो अगर हमने रखा कि मुझे विलेन क्रिएट करने हैं, विलेन जो है 4 विलेन क्रिएट करने जिसमें सेल्स, इंजीनियर, QA, फाइनेंस वगैरह, तो जो है हम इस तरह से एक मैप बनाते हैं। ओके, इस तरह से मैप बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर इंटरनेट इस वाले पोर्ट में हम देते हैं। तो इस तरह से जो है हम कनेक्शन बनाते हैं, हम इस तरह से जो है यूज़ करते हैं। फिर हमें 2 ट्रंक पोर्ट बनाने होते हैं, ट्रंक पोर्ट बने। ओके, अभी ट्रंक पोर्ट क्या होता है कि अगर विलेन बनाते हैं तो एक स्विच का विलेन दूसरे विलेन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ही हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। ओके, उसके बिना जो है हमारा स्विच ये समझता है कि ये जो है आउटसाइड नेटवर्क है, विलेन का कनेक्टिविटी नहीं होता। ट्रंक पोर्ट के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है जो TLD
DLL फाइल होती है। तो ये जो है फाइल जो होती है वो ट्रंक हम जैसे वो हम प्रोग्राम या फिर हम जो भी हम कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रंक पोर्ट जो होता है वो चेक करता है कि कौन से विलेन का जो है वो डेटा आया है, और फिर वहाँ से उसी विलेन को मिलता है, किसी और दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट को इंग्लिश ये चीज़ मिलेगी, या फिर ये चीज़ आपको मैं आगे चल के समझाऊँगा। सर्वर जब हम बनाएंगे तब ये चीज़ आपको बहुत देखना होता है। ये डिपार्टमेंट की नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्वर पे ऐसे डायरेक्ट नेटवर्क नहीं बनता। मैं पहले ही कहा था कि सर्वर का जो नेटवर्क होता है वो ईजी नहीं होता। तो इस हिसाब से जो है हम जो है कंप्यूटर को कनेक्शन करते हैं, हम इस तरह हिसाब से जो है कनेक्शन करते हैं कि फर्स्ट वाला कंप्यूटर सेकंड वाला कंप्यूटर जो होता है कैसे कनेक्ट होगा। ये सब कुछ जो है हमें इसी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो ये फिजिकल व्यू देख रहे हो कि 17, 18 नंबर 19, 20 ये जो पोर्ट होती है उसको कहते हैं पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट का डेटा, कौन सा पोर्ट का कम्युनिकेशन, कौन सा कंप्यूटर का पोर्ट कम्युनिकेशन कहाँ पर आएगा, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ये जितने भी ये कनेक्शन देख सकते हैं, इस डिवाइस को भी मैं आगे समझाऊंगा ये डिवाइस कैसा होता है। अभी इतना समझो कि कनेक्शन और कनेक्टिविटी की जो मेन, अगर आपके पास लिस्ट, उसकी मैपिंग और उसका कॉन्फ़िगर करने के जितने भी IP एड्रेस पहले से कंप्लीट करके रखोगे, फिर जैसे जैसे आप काम करते हैं तो उसको जो है नोट डाउन करते जाना है, तो ईजी रहेगा। ईजी के साथ साथ परफेक्ट होता है। अब ये देख रहे हो, ये मैंने अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, हमेशा फाइबर कनेक्शन रखो। फाइबर पर जो कनेक्शंस होते हैं, फाइबर पर जो कनेक्टिविटी होती है, फाइबर के जो पर जितने भी हमारे सिस्टम्स होती है, तो आपको जो है ये जो है नंबर्स होते हैं, उसके जो नंबर्स के लेवल्स होते हैं, ये जो है आपके सामने जितने भी ये जो है मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरह की आपको बहुत सारा डिपेंड होता है आपके ऊपर कि किस तरह से आप स्विचेस लाते हो, स्विचेस के यूज़ करते हो। जितने भी SFP स्विचेस है, ओके, और इसके अंदर फाइबर LC कनेक्टर यूज़ किया गया है, ओके, LC कनेक्शन है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि इसके अंदर कितने स्विचेस कब क्यों और कैसे लगाई जाती है, ओके। कहने का मतलब कि फाइबर ऑप्टिकल बहुत बेहतर तरीके से आपको जो है फास्ट और हेवी टाइप का कनेक्शन आपको यूँ कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हमें फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में ही मिलती है, ओके। तो बजट अच्छा है आपका, तो बजट के हिसाब से फाइबर पर ही चलो, ओके। वे कैंपस लैन वगैरह जो हो गया, डेटा सेंटर्स वगैरह के अंदर, उसके अंदर स्विचेस अलग टाइप की होती हैं, डेटा सेंटर्स की स्विचेस अलग होती है। क्लाउड मैनेजमेंट वगैरह जो होती है, वर्चुअल नेटवर्किंग हम करते हैं, उसकी भी मैनेजेबल स्विचेस अलग अलग होती हैं। तो मैनेजेबल यूज़ करना है कब, मैनेजेबल कब यूज़ करना है, ओके, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको दोनों कैटेगरी मिलती है, फाइबर भी मिलेगी और ईथरनेट भी मिलेगी, ओके। तो ऐसे जो है ऐसे स्विचेस के अलावा और डिवाइसेस भी आते हैं, ओके। और फिर आपने सोचा कि फाइबर कनेक्टिविटी, इसके वायर जो होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, इस वजह से जो है इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसको जो है काफ़ी बेहतर तरीके से हमें जो है यूँ कहे कि उसको थोड़ा सीधे तरीके से लगाना होता है, थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो वो डैमेज होता है। जबकि ईथरनेट जो है इसके अंदर जो है आप देख सकते हो कि कॉपर होता है, इसके ऊपर जो है कैप लगाई जाती है जो RJ45 की कनेक्टिविटी। और ईथरनेट के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो फाइबर है, ओके। जितने भी आपके 5G चल रहे हैं, 4G चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी फाइबर ऑप्टिकल केबल से चल रहे हैं। इससे 10 गुना फाइबर के अंदर जो स्पीड मिलती है फाइबर कनेक्शन। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें जो है SFP इसकी लानी पड़ती है, वो काफ़ी थोड़ा महंगा होता है, ओके। स्विच चाहे कोई भी ईथरनेट की ले लो, लेकिन आपको जो है कनेक्टर जो है वो फाइबर के सिस्टम्स के ऊपर लगाना होता है, वो डायरेक्ट जो होता है इसके अंदर अटैच हो जाता है, ओके। लेकिन इसके अंदर जो है कनेक्टर तो लगाना होता है, लेकिन अलग से इसकी SFP लानी पड़ती है, ओके। ऐसे डायरेक्टली जो ईथरनेट देख सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो कि आप 100 मीटर तक ही आपका जो है जितना स्पीड मिलेगा, लेकिन जैसे 100 मीटर से ज़्यादा होता है तो वो 10 Mbps में हो जाता है कन्वर्ट, ओके, 10 Mbps हो जाता है, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस जो है ट्रैवल नहीं कर पाता, ओके। इतना डिस्टेंस मतलब कि जितना लंबा
आपका कॉपर वायर होगा उतना जो है उसको डेटा को ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पर जाने के लिए वो दूरी तय करनी पड़ती है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी की खुद की अपनी फ्रीक्वेंसी, स्पीड, कैपेबिलिटी और उसकी सेटिंग्स वगैरह जो होती है, प्रोग्रामिंग होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब ये जो दे सकते हो, ये वाली स्विच जो है दे सकती हो कि कॉन्फ़िगर करके रैक सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, दे सकती हो ये रैक है। कॉन्फ़िगर करने के बाद ही इसकी फिटिंग की जाती है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये QSFP पोर्ट है, QSFP टेक्नोलॉजी है। और ये जो स्विचेस होती है काफ़ी मास्टर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल की स्विचेस दिखाई देती है। और यहाँ पर जो है 4 पोर्ट लगा है, यहाँ पर 4 पोर्ट की QSFP लगाई गई है। नीचे भी देख सकते हैं कि 4 पोर्ट की QSFP लगाई गई हुई है। दोनों जो है अलग अलग मॉडल की है, लेकिन कहने का मतलब है कि SFP की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर QSFP है। ओके, तो ये स्विच जो है कॉन्फ़िगर कंप्लीट करने के बाद, सेटिंग्स वगैरह करने के बाद यहाँ पर लगाई जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में लिंक है मतलब कि दोनों जो है कम्युनिकेशन में है। अब यहाँ से मैं कनेक्शन करके सीधा सर्वर के अंदर लगा सकता हूँ। ओके, तो सर्वर के अंदर मुझे QSFP टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो QSFP का जो है यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ईथरनेट से, जैसे ईथरनेट रैक है। ओके, ईथरनेट रैक होते हैं इस तरह से, रैक स्विच के ऊपर स्विच लगाए जाते हैं इस तरह से। अब ये स्विच पर स्विच कब लगाए जाते हैं? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी कंप्यूटर की रेंज बढ़ती है, आपकी कंप्यूटर की ज़रूरतें बढ़ती हैं, तब आपको यहाँ पर ये स्विच लगाने की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दिख रहे हो यहाँ पर, अभी तो ये 2 स्विचेस लगे, लेकिन अगर मुझे जो है 2 और चीज़ें चाहिए जिसमें और हमारी सिस्टम बढ़ रही है और मेरे पास बजट नहीं है QSFP का, तो मैं SFP लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि QSFP से SFP लगाना है तो यहाँ पर जैसे 4 पोर्ट मुझे मिल रहे हैं, तो SFP से मैं यहाँ से कनेक्शन कर सकता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर मेरा QSFP सभी जो है, ये QSFP जो है मैंने 100 Gbps रखी है, 100 Gbps रखी हुई है। आप देखोगे मार्केट में आपको मिल जाएगी 100 Gbps की भी QSFP मिलती है। ओके, और QSFP की स्विच भी आप देख सकते हो मिलता है आपको। सिस्को की ज़्यादा बेहतर रहती है, लेकिन काफ़ी महंगी भी होती है, ये भी आप जान लो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। कोई भी डिवाइस जो हम खरीदते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी की एक परफेक्ट वैल्यू जो होती है वो कंपनी देती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो जो है वो उस सिस्टम को महंगा या सस्ता उनके डिपेंड होता है उसके एरिया वाइज। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये जो है हमारे नेटवर्क के हर के अंदर जो है हमारे 2 IP एड्रेस इंपॉर्टेंट लेकर चलने पड़ते हैं। IP वर्जन 4 पर आपको अपना नेटवर्क रखना है या तो फिर IP वर्जन 6 पर रखना है। IP वर्जन 6 अगर आपने बढ़ाना हो तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, IP वर्जन 4 बढ़ाना होता है नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए। पूरा सब कुछ मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, और ज़्यादा मैंने आपको समझाया है CCNA के अंदर, तो मैंने आपको मॉडेम लेने से ये सब जितने भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, ये IP एड्रेस और गेटवे ये दिख रही है, यहाँ पर आपको गेटवे भी मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे IP वर्जन 4 है, ये गेटवे भी मिल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर IP एड्रेस हो गया, गेटवे हो गया। ओके, DHCP तब आएगा जब DHCP सर्वर होगा तब। ओके, तो ये जो देख सकते हो ये जितने भी कनेक्शन है, जितने भी ईथरनेट है, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो कि ऐसे कनेक्टर यूज़ करते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी जो है ऐसे कनेक्टर लूज़ हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे कनेक्टर जो है कभी परफेक्ट तरीके से जो है वो यूज़ नहीं होता, मतलब कि यूँ कहे कि उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं LC कनेक्टर यूज़ करने की बात करूँगा। ओके, ये भी SC कनेक्टर है। ओके, SC कनेक्टर ईजी होती है नो डाउट, लेकिन इसकी जो है ये ग्रिपिंग जो होती है, ग्रिपिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो मैं हमेशा LC कनेक्टर ही रिकमेंड करूँगा। अब ये देख रहे हो पूरा जो है नेटवर्क जो है फाइबर पर है, देख सकते हो ये पूरा सर्वर रूम जो है फाइबर पर है, देख सकते हो ये टोटली सिस्टम जो है फाइबर पर है। अब इसके अंदर कौन से कनेक्टर, कौन से कहाँ से सिस्टम के अंदर जाए, कौन से सिस्टम के अंदर किस तरह से जो है
यहाँ पर ट्रांसमिटिंग हुई डेटा कहाँ से ट्रांसमिटिंग हुई, कैसे यहाँ पर दूसरी जगह पर हमारा कनेक्शन, या फिर यूँ कहे कि यहाँ पर दूसरी जगह पर से जो है हमारा सिस्टम जा रहा है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी जो है एक दूसरे सिस्टम्स के अंदर पूरी जो है डेटा की जानकारी होती है, कौन सा कनेक्शन, हर कनेक्शन के ऊपर उसके लेबल्स होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपोग्राफिकल स्पीड हमें क्यों चाहिए होती है पावरफुल हमारे सर्वर्स के अंदर, क्यों हम फाइबर पर ज़्यादातर मेन फोकस करने को कहता हूँ, हम आगे देखेंगे। ओके, तो जितने भी वीडियोस है नेटवर्क की वो काफ़ी देखनी ज़रूरी है आपको। सर्वर का नेटवर्क भी पावरफुल होना चाहिए, वरना सर्वर जो है वो डाउन ही रहेगा। भले आपने हार्डवेयर अच्छा बनाया है और फिर आपने सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम की गई है, तो फिर वो सर्वर जो होता है क्योंकि एक भी थोड़ी सी भी गलती होती है तो पूरा जो है नेटवर्क सर्वर के ऊपर ही हम जो कहते हैं कि सर्वर काम नहीं करता, ऑफलाइन हो गया, या तो फिर रिप्लाई जल्दी नहीं ओपन हो, मतलब रिप्लाई जल्दी नहीं मिलता, हमें स्पीड नहीं मिलती, हमें कम्युनिकेशन अच्छी नहीं मिलती। तो नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है, नेटवर्क अच्छा बनाया नहीं है और सर्वर बेस्ड बनाया, तो सर्वर्स की गलती नहीं है, स्विच अच्छी नहीं है, अच्छा कनेक्शन आपने बनाया लेकिन स्विच की स्पीड ही अच्छी नहीं है, तो इसमें सर्वर की कोई गलती नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइपिकल स्पीड, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा टाइपिकल स्पीड इसके बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है जो कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम यहीं से चालू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे आगे वीडियो, तो यहीं से हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं यही कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।